नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 2,691 करोड़ रुपए जारी। 6 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मविश्वास बढ़ने से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। संसद के बजट सत्र के लिए 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। सभी दलों को दी जाएगी विधायी कामकाज की जानकारी। विपक्ष के सुझाव को भी सुनेगी सरकार। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत का पड़ोसी देशों को तोहफा। भूटान और मालदीव पहुंची वैक्सीन की खेप। भारत में अब तक 7,86,000 से ज्यादा लोगों का लगाया गया टीका। सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की वार्ता संपन्न। 22 जनवरी को होगी अगली बैठक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल कल करेगा किसानों से मुलाकात। और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन अब से कुछ देर बाद लेंगे शपथ। कमला हैरिस संभालेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पदभार। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को किया अलविदा। अपने कार्यकाल को बताया यादगार। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 30 जनवरी को डिजिटल माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण दे दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सरकार की तरफ से सत्र के दौरान प्रस्तावित विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश की जाएगी। साथ ही विपक्ष के सुझाव को भी सुना जाएगा। 29 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 2 भाग में होगा। पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित होगा। कोविड महामारी के मद्देनजर सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और अपना मकान इंसान के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करते हुए ये बात कही। राज्य में योजना के तहत कुल 22 लाख घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी माध्यम बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य है। छोटी सी अवधि में गरीबों के लिए इस योजना के तहत
2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने घरों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या और सहारनपुर जिलों के कई लाभार्थियों से भी बात की। अरे भाई, पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ। नीक लगेगी, बड़े अभी हम सुरक्षित रहेंगे, लड़का बच्चा रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में भी जीवन उतना ही आसान हो सके जितना बड़े शहरों में है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में 1 करोड़ 26 लाख घरों की चाबी लाभार्थियों को दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं ये परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनेगी। इसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड मिलकर करेगा, जिसमें एनएचपीसी की हिस्सेदारी 51% की होगी। परियोजना में करीब 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत भारत का NISE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान करेंगे। इसमें सोलर, फोटोवोल्टिक, भंडारण प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई। हालांकि इस वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगले दौर की वार्ता 22 जनवरी को होगी। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। नीति आयोग ने आज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। सूचकांक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने को लेकर सरकारों की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सूचकांक दिखाता है कि राज्यों ने नवीन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया है और इनोवेशन को लेकर देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच समन्वय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। Very technologically turbulent world where technology, innovation, artificial intelligence, deep machine learning, robotization, the biochemical revolution, the coming together of bio and artificial intelligence, all of that means that innovation will be the key as we go forward. And therefore, in that context, trying to spur innovative activity at the state level, I think is important. और इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इनोवेशन देश को आत्मनिर्भर बनाने और $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ाएगा। This is in line with what Niti Aayog has been doing to push the spirit of competitive federalism. We have done this in health, in education, in hospitals, in many other areas. And we believe that as we march towards becoming a 5 trillion economy, innovation will play a key role in upholding the spirit of Atmanirbhar Bharat. दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर का स्थान है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अलावा 9 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि असम में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल असम में विधानसभा की चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचा। 3 दिवसीय इस दौरे में आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि असम में चुनाव से संबंधित सभी लोगों को जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है। That press note was issued by MHA that non-inclusion of a person's name in NRC does not by itself amount to him/her being declared as a foreigner. By implication, such persons remain on the voter list and shall be eligible to vote until a decision is taken by the consent tribunal. भारत ने सहायता अनुदान के तहत पड़ोसी पहले और सहयोगी देशों को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति आज से शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज भूटान और मालदीव को टीके की खेप भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को आपूर्ति आवश्यक नियामक मंजूरी के बाद शुरू होगी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि मालदीव कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख खुराक मिलने से खुश है।
मालदीव भारत से टीके प्राप्त करने वाले पहले देशों में से है। हमेशा की तरह भारत किसी भी संकट में मालदीव के साथ मजबूत और स्थिर खड़ा है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सहायता अनुदान के तहत भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करेगा। वहीं देश में 16 जनवरी से शुरू हुई कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत अब तक 7,86,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। आज 20 राज्यों में 1,12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। आज दिनांक शाम 6 बजे तक हमने 7,86,842 लोगों को कोविड का टीका लगाया है और यह सारा टीकाकरण 14,119 सत्रों के माध्यम से हुआ है। ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं और प्रावधानिक हैं। आज 6 बजे तक जो आज टीकाकरण हुआ वो 20 राज्यों में हुआ और उसमें सारे देश में 1,12,007 लोगों को टीका लगाया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण की वजह से शहरों का महत्व बढ़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शहरों में अवसरों के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय सौंदर्य और परंपराओं के साथ शहरीकरण किया जाना चाहिए। But in the last 2 decades, India has been witnessing rapid urbanization. I mean, Hyderabad now, see how Hyderabad is developing fast. Nearly 40% of our population is living in cities now. And the share is expected to become more than 60% by 2050. The United Nations projects that by 2050, India would add another 416 million urban dwellers to its cities. This correlates with the experience around the world as a consequence of economic growth. My dear friends, urban planning and its importance. Urbanization brings in its share of opportunities and challenges. Opportunities as well as challenges. These challenges include limited resource of land, water, and infrastructure, competing interest of diverse mix of people, an ever-increasing and mobile population. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहरीकरण को न केवल शहरों को जीवनदायी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि लोगों की खुशियों को बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने शहरों को सुलभ, समावेशी और टिकाऊ बनाने का भी आह्वान किया। Friends, I believe that these 3 components to good urban planning: 1, accessibility; 2, inclusivity; and 3, sustainability. If these 3 requirements are balanced and fulfilled, it makes a great livable city. Accessibility. First is accessibility. Accessibility refers to the ease, choice, and uninterrupted nature of access to amenities and infrastructure facilities like transport, housing, and civic amenities like water, gas, and waste management, as well as traffic management also nowadays. To begin with, many urban centers in India struggled for sufficient supply of potable water, public transport infrastructure, affordable housing, and a functioning solid waste management. सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग ने आज 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद का सह संचालन किया। बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इस दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड महामारी के बावजूद भारत सिंगापुर के बीच लगातार बढ़ रहे मजबूत सहयोग पर संतोष प्रकट किया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने पिछले कई वर्षों से रक्षा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में चले आ रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही रक्षा क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आगामी पहलों में साथ देने की प्रतिबद्धता भी जताई। बैठक के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ नए क्षेत्र में संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय नौसेना ने सिंगापुर के नौसेना के साथ सबमरीन रेस्क्यू, सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की बातचीत से दोनों देशों को कई द्विपक्षीय मुद्दों पर लाभ होगा, जो आपसी विशेष संबंधों को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने आज जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 में हिस्सा लिया। इस अभ्यास में दोनों देशों के लड़ाकू विमान शामिल हुए। यह अभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारत की ओर से वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, राफेल और IL-78 की फ्लाइट के दौरान ईंधन भरने वाले विमान AWACS और AEW&C विमान ने हिस्सा लिया, जबकि फ्रांस की ओर से राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M सामरिक परिवहन विमान अभ्यास में शामिल हुए। दोनों देशों के लगभग 175 वायु सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर गरुड़ नाम के वायु सैनिक अभ्यास के 6 संस्करणों का आयोजन किया है। आखिरी गरुड़ अभ्यास जुलाई 2019 में फ्रांस के मोट द मार्सन एयरबेस में आयोजित किया गया था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने यूएई के विदेश राज्य मंत्री अहमद अली अल सईद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच व्यापार, निवेश, संपर्क, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और भारतीय समुदाय के कल्याण से जुड़ी संयुक्त रणनीतिक साझेदारी के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। वी मुरलीधरन ने दुबई में अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया। इससे पहले मंगलवार को वी मुरलीधरन ने संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह अस्तित्व कार्यालय मंत्री शेख नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और यूएई के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने और श्रमिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री ने कल यूएई में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और उनके विचारों को सुना। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में घनिष्ठ समन्वय बना रहा। पिछले साल नवंबर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई की यात्रा की थी और उनकी इस यात्रा के बाद वी मुरलीधरन की ये यात्रा हो रही है। दोनों देशों के बीच एयर बबल की व्यवस्था भी सफलतापूर्वक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिए आधार के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। फैसले में अदालत ने केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध बताया था। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश सहित 7 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में विचार हुआ। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस BR गवई ने फैसले को बरकरार रखने का फैसला लिया, जबकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में अपनी असहमति व्यक्त की। खबर अमेरिका से, जहां अपने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ देर में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह की थीम अमेरिका यूनाइटेड रखी गई है। समारोह में कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ इतिहास रचने जा रही हैं। वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वाशिंगटन DC में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर बैठकर टीवी पर ही शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। समारोह की आधिकारिक वेबसाइट ने घोषणा की है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस को कैपिटल बिल्डिंग के पश्चिमी हिस्से में शपथ दिलाई जाएगी। जो बाइडेन ने शपथ लेने से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं को चर्च में प्रार्थना सत्र में आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रकाश पर्व पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह को याद किया। राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मेरी श्रद्धांजलि। उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरक रहा है। उन्होंने समानता और समावेशिता का प्रचार किया। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे, बल्कि एक योद्धा भी थे जो सिद्धांतों के साथ हमेशा खड़े रहे।
इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर गुरु जी की वीरता, उनके ज्ञान को सादर प्रणाम। गुरु जी का साहस, शौर्य, करुणा और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आज भी मानव जाति को राह दिखाते हैं। उनके आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें याद किया और प्रकाश पर्व की सबको बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन करता हूं। उनका पूरा जीवन न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित था। उनका सिद्धांत अटूट था। हम उनके साहस और बलिदान को याद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भी याद करते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 350वां प्रकाश पर्व हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। मुझे पटना साहिब में हुए भव्य समारोह की याद है, जहां मुझे जाने का अवसर मिला और गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें याद किया। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ओर धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करके वीरता और त्याग की प्रेरणा दी, तो दूसरी ओर जाति का भेद मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश दिया। शस्त्र और शास्त्र के अलौकिक ज्ञान पुंज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, और आगे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर, जिसमें आज बात होगी नए राष्ट्रपति और वैश्विक मुद्दे की। तो चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।